यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी हम लोग बात करने वाले सर्किट ब्रेकर के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था फॉल्ट एनालिसिस के बारे में, राइट। तो जो सर्किट ब्रेकर है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे पावर सिस्टम में। बेसिकली फॉल्ट एक ऐसी बला होती है पावर सिस्टम में, अगर ये फैलते जाए तो ऐसे केस में होगा क्या, आपका जो पावर सिस्टम है वो शट डाउन हो सकता है। अगर आपका पावर सिस्टम अगर शट डाउन हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी में इंटरप्शन होगा, बहुत बड़ी डिसकंटिन्यूटी आपको देखने मिलेंगी इलेक्ट्रिसिटी में आपको बहुत बड़ा फेलियर देखने मिलेगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर चले गई तो आपका जो घर का जो फ़ैन और जो लाइट है वो चल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फॉल्ट है इसे हमें क्या करना होता है, इसे हमें आइसोलेट करना होता है। ये फॉल्ट को आप कंपेयर कर सकते हो कोरोना वायरस से। रिसेंटली हमने ये लॉकडाउन एक्सपीरियंस किया। हमने क्या देखा, हमने देखा कि किसी पर्सन को अगर कोरोना वायरस होता है तो जो पर्सन होता है उसे हमें क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। अगर वो पर्सन को अगर हम लोग सेपरेट ना करें तो पर्सन का जो वायरस होगा दूसरे पर्सन में जाएगा, दूसरे पर्सन का वायरस तीसरे पर्सन में जाएगा, तीसरे पर्सन का जो वायरस होगा चौथे पर्सन में जाएगा, और ऐसे केस में जो वायरस होगा वो फैलते जाएगा, राइट। और अगर वायरस अगर हद से ज़्यादा फैल गया तो ऐसे केस में हमें क्या फेस करना पड़ सकता है, हमें लॉकडाउन फेस करना पड़ सकता है। सेम आप कंपेयर कर सकते हो फॉल्ट के साथ। जो फॉल्ट है इसे हमें क्या करना होता है, इसे हमें करना होता है सेपरेट। अगर ये फॉल्ट को अगर आप सेपरेट ना करो, अगर किसी इलेक्ट्रिकल सेक्शन में अगर फॉल्ट हो जाए, अगर आप वो फॉल्ट को अगर सेपरेट अगर ना करो, वो सेक्शन को अगर आप सेपरेट ना करो तो जो सेक्शन का जो फॉल्ट होगा दूसरे सेक्शन में जाएगा, दूसरे सेक्शन का फॉल्ट तीसरे सेक्शन में जाएगा, तीसरे सेक्शन का फॉल्ट चौथे सेक्शन में जाएगा। तो जो फॉल्ट है वायरस की तरफ फैलते जाएगा। और अगर ये फॉल्ट अगर फैलते गया तो ऐसे केस में होगा क्या, ये फॉल्ट अगर फैलते गया तो ऐसे केस में होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा वो शट डाउन हो जाएगा। और आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम अगर शट डाउन हो गया तो आपको इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ा इंटरप्शन देखने मिलेगा। आपके घर की जो लाइट फैन जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, टर्न ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर कोरोना वायरस होता है तो जो पर्टिकुलर जो पर्सन है उसे हमें क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। सिमिलरली किसी इलेक्ट्रिकल सेक्शन में अगर फॉल्ट होता है तो जो सेक्शन होगा उसे हमें क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो इलेक्ट्रिकल सेक्शन में जो फॉल्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल सेक्शन को सेपरेट करने का जो काम करता है वो एक डिवाइस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। आई होप आपको पता चल गया होगा सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग बात करने वाले सर्किट ब्रेकर के ही बारे में बात करेंगे, सर्किट ब्रेकर के अलग अलग टाइप के बारे में बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जो सर्किट ब्रेकर होता है वो फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट करने का काम करता है हेल्थी सेक्शन में से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सर्किट ब्रेकर है वो कुछ नहीं है, जो सर्किट ब्रेकर है वो एक डिवाइस है जिसमें आपको एक स्विच जैसा मैकेनिज्म मिलेगा। और वो जो सर्किट ब्रेकर है क्या करेगा, फॉल्टी सेक्शन को क्या कर देगा, आइसोलेट कर देगा। फॉल्टी सेक्शन को क्या कर देगा, आइसोलेट कर देगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सर्किट ब्रेकर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेक्स सर्किट ओपन ड्यू टू विच करंट विल बिकम जीरो। जो सर्किट ब्रेकर होगा वो कुछ नहीं, जो सर्किट ब्रेकर है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि क्या करेगा, जो सर्किट ब्रेकर है वो स्विच को ओपन कर देगा, या फिर आप बोल सकते हो टेक्निकल टर्म में जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन है उसे कर देगा आइसोलेट फॉल्ट के टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बट ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस, यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जो सर्किट ब्रेकर है क्या कर रहा है, एक फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर रहा है। तो जब सर्किट ब्रेकर फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट करेगा तो ऐसे केस में जो फॉल्टी सेक्शन का जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट है वो ज़ीरो नहीं हो पाता। सर्किट ब्रेकर जब फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर रहा होता है तो ऐसे केस में जो करंट है वो ज़ीरो नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे सिस्टम में प्रेजेंट होता है इंडक्टेंस। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस इन सर्किट करंट डू नॉट गेट जीरो इंस्टेंटेनियसली व्हेन सर्किट ब्रेकर गेट्स ओपन एंड आर्क इज फॉर्म इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। आपने देखा होगा जब सर्किट ब्रेकर की प्लेट ओपन होती है तो ऐसे केस में होता है कि जो सर्किट ब्रेकर की जो प्लेट्स उसके बीच में फॉर्म होता है आर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल आर्क। तो ये इलेक्ट्रिकल आर्क के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल आर्क है वो क्यों फॉर्म होती है, क्योंकि जब सर्किट ब्रेकर फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर रहा होता है तो ऐसे केस में जो करंट होता है वो इंस्टेंटली ज़ीरो नहीं होता। अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिकल सेक्शन को अगर हम लोग आइसोलेट करते हैं तो होता क्या, वो जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन है वो हमारे बाकी के सिस्टम में से या फिर बाकी के सेक्शन में से बाहर हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आइसोलेट करने से पहला वो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम था, फिर वो जो पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन था उसमें भी करंट फ्लो हो रहा होगा, राइट। उसमें भी करंट फ्लो हो रहा होगा। किसी इलेक्ट्रिकल सेक्शन को अगर हम लोग आइसोलेट कर रहे, हटा रहे, सेपरेट कर रहे, तो वो जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन है उसमें भी पहला करंट फ्लो हो रहा होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जब सर्किट ब्रेकर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को आइसोलेट करता है तो ऐसे केस में वो जो सर्किट का जो करंट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो करंट होता है वो पूरी तरीके से ज़ीरो नहीं हो पाता, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है उसमें बेसिकली होता है इंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल सेक्शन में होता है इंडक्टेंस, और वो इंडक्टेंस की वजह से होता क्या है,
हमारा जो सर्किटल जो करंट है वो ज़ीरो नहीं हो पाता, जो सर्किट ब्रेकर का जो करंट है वो ज़ीरो नहीं हो पाता, और यही रीज़न की वजह से सर्किट ब्रेकर की दो प्लेट के बीच में आग का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से हमने ये सीखा, जो सर्किट ब्रेकर होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि सर्किट को ओपन करता है या फिर आप बोल सकते हो आइसोलेट करता है, जिसके वजह से सर्किट का जो करंट होता है वो ज़ीरो होता है। मगर बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस इन सर्किट, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम या फिर हम लोग बोल सकते हैं सर्किट में इंडक्टेंस प्रेजेंट होने की वजह से, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस मिलेगा। तो ये इंडक्टेंस के वजह से, सर्किट में इंडक्टेंस के वजह से जो करंट है वो ज़ीरो नहीं हो पाता इंस्टेंटेनियसली जब सर्किट ओपन होती है। तो यही रीज़न की वजह से जो आर्क होती है वो फॉर्म होती है सर्किट ब्रेकर की दो प्लेट्स के बीच में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस आर्क इंक्रीजेस टेम्परेचर टू हाई विच कैन डैमेज सर्किट ब्रेकर प्लेट। ये जो आर्क होती है इसका ये जो आर्क होती है इसका जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो आर्क है वो सर्किट ब्रेकर की प्लेट को डैमेज कर सकती है। ड्यू टू दिस रीज़न सर्किट ब्रेकर इज डिज़ाइन बाय कंसिडरिंग मैक्सिमम फॉल्ट करंट। इससे पहले हमने बात किया था, यही रीज़न की वजह से जो सर्किट ब्रेकर है उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम फॉल्ट करंट। कितने मैक्सिमम फॉल्ट करंट को आपका सर्किट ब्रेकर टॉलरेट कर सकता है। तो अब तक के हमने यहाँ से ये सीखा, मैं क्विकली समराइज़ कर देता हूँ जो भी हमने सीखा। अब तक के हमने यहाँ से ये सीखा कि जो सर्किट ब्रेकर होता है वो ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ऐसा इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जो कि फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट करने का काम करता है। जब सर्किट ब्रेकर फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर रहा होता है तो ऐसे केस में जो करंट होता है सर्किट ब्रेकर में वो ज़ीरो नहीं होता। करंट ज़ीरो नहीं होने की वजह से बेसिकली होता है कि सर्किट ब्रेकर का जो करंट है वो ज़ीरो नहीं होता। सर्किट ब्रेकर का जो करंट है वो ज़ीरो नहीं होने की वजह से होता क्या है, सर्किट ब्रेकर का जो करंट है वो ज़ीरो नहीं होने की वजह से होता क्या है, जो सर्किट ब्रेकर की दो प्लेट है उसके बीच में इलेक्ट्रिकल आर्क फॉर्म होती है, और ये जो इलेक्ट्रिकल आर्क होती है इसका जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल आर्क है वो सर्किट ब्रेकर की प्लेट को कर सकती है डैमेज। और यही रीज़न की वजह से जो सर्किट ब्रेकर है उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम फॉल्ट करंट। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला जो करंट है वो ज़ीरो नहीं होता, नॉन ज़ीरो। अगर आपको ये नहीं समझा तो आप ऐसा बोल सकते हो, जब भी सर्किट ब्रेकर किसी भी सर्किट को आइसोलेट कर रहा होता है, किसी भी फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर रहा होता है, तो ऐसे केस में सर्किट ब्रेकर की दो प्लेट के बीच में फॉर्म होता है आर्क, और वो आर्क का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो जो आर्क है वो सर्किट ब्रेकर की प्लेट को कर सकती है डैमेज। और यही रीज़न की वजह से जब भी हम लोग सर्किट ब्रेकर बनाते हैं तो हम लोग कंसिडर करते हैं मैक्सिमम फॉल्ट करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट डैट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सब वो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करने से पहले रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर की रेटिंग अगर हम लोग देखें, रेटेड मोमेंटरी करंट और दूसरा सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, बेसिकली रेटिंग होती है सर्किट ब्रेकर की। यहाँ पर ये रेटेड मोमेंटरी करंट हमें क्या इंडिकेट करता है, फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट हाईएस्ट फॉल्ट करंट विच कैन एंटर इन सर्किट ब्रेकर इज इंडिकेटेड बाय रेटेड मोमेंटरी करंट। तो ये जो रेटेड मोमेंटरी करंट वाली जो रेटिंग है वो आपको क्या इंडिकेट करती है, फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट, एक बहुत छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए हाईएस्ट फॉल्ट करंट जो कि आपके सर्किट ब्रेकर में एंटर कर सकता है, ये आपको एक रेटिंग इंडिकेट करती है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेटेड मोमेंटरी रेटिंग। तो यहाँ से हमने क्या समझा, फॉर बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आपका जो फॉल्ट करंट सर्किट ब्रेकर में एंटर करेगा, फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट हाईएस्ट फॉल्ट करंट, स्मॉल इंस्टेंट छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए हाईएस्ट फॉल्ट करंट जो कि आपके सर्किट ब्रेकर में एंटर कर सकता है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेटेड मोमेंटरी करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रेटेड मोमेंटरी करंट कैलकुलेट करने के लिए ऑल दी रिएक्टेंस इज कंसिडर्ड एज सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस, सारे के सारे जो रिएक्टेंस हो गए उसे आपको रिप्लेस कर देना होगा सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस से। और एक फैक्टर होता है जो मल्टीप्लाई करना होता है उससे हमें, मल्टीप्लाई 1.6 विच इज़ एम्पेरिकल फैक्टर। एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एम्पेरिकल फैक्टर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6। तो जो एम्पेरिकल फैक्टर होता है उसे आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस के साथ। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ एम्पेरिकल फैक्टर, तो आपको लिखना होगा 1.6। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रेटेड मोमेंटरी करंट कैलकुलेट करने के लिए सारे के सारे जो रिएक्टेंस हो गए उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। और जो सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक फैक्टर से जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एम्पेरिकल फैक्टर, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6। तो यहाँ पर हमने बात किया रेटेड मोमेंटरी करंट के बारे में, वेरी स्मॉल इंस्टेंट के लिए हाईएस्ट फॉल्ट करंट जो कि आपके सर्किट ब्रेकर में फ्लो होगा, ये आपको एक रेटिंग इंडिकेट करती है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेटेड मोमेंटरी करंट रेटिंग। सिमिलरली बात कर लेते हैं दूसरी रेटिंग के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। अब ये सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी शोज एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ करंट
एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बोथ द प्लेट ऑफ सर्किट ब्रेकर गेट सेपरेटेड आउट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो आपको ये बताती है करंट की कितने वैल्यू पर सर्किट ब्रेकर की दोनों प्लेट सेपरेट होगी। हम लोग चाहते हैं क्या है, सर्किट ब्रेकर की दोनों जो प्लेट है वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। जब सर्किट ब्रेकर की दोनों प्लेट होगी, सर्किट ब्रेकर का आप अगर कंस्ट्रक्शन देखो जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, उसमें आपको 2 प्लेट मिलेंगी। तो जब तक के दोनों प्लेट कांटेक्ट में रहेंगी तब तक कि आपकी जो सर्किट है वो आइसोलेट नहीं होगी, सेपरेट नहीं होगी। जैसे ही दोनों प्लेट एक दूसरे के कांटेक्ट से निकल जाएंगी, दोनों प्लेट सेपरेट हो जाएंगी, तो ऐसे केस में होगा क्या, ऐसे केस में आपका जो फॉल्टी सेक्शन है वो सेपरेट हो जाएगा। दोनों प्लेट जैसी सेपरेट होगी तो ऐसे केस में आपका जो फॉल्टी सेक्शन है वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी आपको ये बताती है फॉल्ट करंट की कितने मैग्नीट्यूड पर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं करंट के कितने मैग्नीट्यूड पर आपके सर्किट ब्रेकर की प्लेट सेपरेट होगी। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको बता देता है, वो आपको बोल देता है कि भाई देखो ये जो सर्किट ब्रेकर की जो प्लेट है वो इतने करंट पर सेपरेट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप आते हो मेरे पास और मेरे से सर्किट ब्रेकर ख़रीदने आते हो, राइट। आपके सिस्टम में होता है फॉल्ट, मान लेते हैं फॉल्ट जो करंट है वो है 1 एम्पियर। तो आप मेरे पास जब सर्किट ब्रेकर लेने आओगे तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जो सर्किट ब्रेकर जो ले रहे हो ये बेसिकली 2 एम्पियर फॉल्ट पर काम करेगा। मतलब जब 2 एम्पियर का फॉल्ट होगा तो ऐसे केस में होगा कि आपकी जो सर्किट ब्रेकर की जो प्लेट होगी वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। तो आप क्या करोगे, आप जो सर्किट ब्रेकर है वो आप नहीं लोगे, क्योंकि आपके सिस्टम में जो फॉल्ट हो रहा है उसका जो वैल्यू है वो है 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर का फॉल्ट आपके सिस्टम में हो रहा है, जस्ट एज अ रफ एग्जाम्पल। और मेरे पास जो सर्किट ब्रेकर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2 एम्पियर के लिए। जब 2 एम्पियर का जो फॉल्ट होगा तब जाके सर्किट ब्रेकर की प्लेट जो होगी वो सेपरेट होगी। तो कुछ इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरर होता है वो हमें बता देता है कि भाई देखो ये जो सर्किट ब्रेकर की जो प्लेट है वो इतने फॉल्ट करंट पर होगी सेपरेट। तो अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट आप सर्किट ब्रेकर को परचेस करोगे। जैसे कि मैंने आपको बोला आपके सिस्टम में हो रहा था 1 एम्पियर का करंट, 1 एम्पियर का फॉल्ट करंट, मगर मेरे पास था 2 एम्पियर वाले फॉल्ट करंट का सर्किट ब्रेकर जिसकी प्लेट ओपन होती 2 एम्पियर फॉल्ट करंट पर। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी हमें ये बताती है फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड जिस मैग्नीट्यूड पर, या फिर आप बोल सकते हो करंट का मैग्नीट्यूड जिस मैग्नीट्यूड पर सर्किट ब्रेकर की प्लेट सेपरेट हो जाए वो हमें एक रेटिंग बताती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। करंट एसोसिएटेड विद सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी इज नॉन एज सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। करंट जो कि एसोसिएटेड होता है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी के साथ उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बाय यूजिंग सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर एंड ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ सिंक्रोनस मोटर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी इज कैलकुलेटेड। यहाँ पर ये जो सब ट्रांजिएंट सिंक्रोनस जनरेटर का सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस और ये जो अपना सिंक्रोनस मोटर का ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, दोनों को कंसिडर करते हुए ये जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस का यूज़ करते हुए सिंक्रोनस जनरेटर का और ट्रांजिएंट रिएक्टेंस का यूज़ करते हुए सिंक्रोनस मोटर का हम लोग सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। वो जो ग्राफ है उससे समझना, वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ट्रांसमिशन लाइन का फॉल्ट करंट। मान लेते हैं फॉल्ट करंट इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें आपको जो फॉल्ट करंट जो मिलेगा वो फॉल्ट करंट का इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर जो फॉल्ट करंट का जो इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया, आई ऑफ टी इज इक्वल टू सी ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस वी एम बाई मॉड जेड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस फाइव। यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। अभी इक्वेशन कहाँ से आया उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, इसके डेरिवेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसे हमें समझना है, ये इक्वेशन से किस तरीके की हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, ये वाला जो टर्म होता है वो ट्रांजिएंट स्टेट के साथ एसोसिएटेड होता है, और यहाँ पर ये वाला जो टर्म होता है बेसिकली स्टेडी स्टेट के साथ एसोसिएटेड होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टर्म है ये ट्रांजिएंट स्टेट के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसको हम लोग डीसी ऑफसेट भी बोल सकते हैं, और ये वाला जो टर्म है वो स्टेडी स्टेट के साथ एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो टर्म है इसके लिए आप जब कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया वाई एक्सिस, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये जो करंट हमें जो मिल रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डीसी ऑफसेट करंट। यहाँ पर ये जो टर्म हमने जो कंसिडर किया है, टर्म के लिए जब हम लोग ग्राफ बनाए तो जो ग्राफ है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो दिखाई दे रही है हमें बेसिकली शो कर रही है करंट, और ये जो करंट है इसको हम लोग बोलते हैं डीसी ऑफसेट करंट। और ये जो डीसी ऑफसेट करंट है बहुत हद तक की क्लियर है कि डीके करते जा रहा है, और ये क्यों डीके कर रहा है, रेसिस्टेंस के वजह से डीके करता है।
यहाँ से हमने ये देखा कि जो डीसी ऑफसेट करंट है वो डिक्रीज़ करते जाता है जैसे टाइम इंक्रीज़ करते जाए। एज टाइम इंक्रीजेज डीसी ऑफसेट करंट डिक्रीजेस। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करते जा रहा है तो जो डीसी ऑफसेट करंट है वो डिक्रीज़ करते जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने कंसिडर किया कैरेक्टरिस्टिक फॉर डीसी ऑफसेट करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डीसी ऑफसेट करंट हमें जो दिखाई दे रहा है ये एलिमिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है कौन से स्टेट पर, स्टेडी स्टेट पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डीसी ऑफसेट करंट है ये एलिमिनेट हो जाता है स्टेडी स्टेट पर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, डीसी ऑफसेट करंट गेट्स एलिमिनेट एट स्टेडी स्टेट। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला टर्म देखें, ये वाले टर्म के लिए हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। हमने कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक बना दी। यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने कंसिडर किया स्टेडी स्टेट करंट के लिए। यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फॉर स्टेडी स्टेट करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आई ऑफ टी करंट। सिमिलरली यहाँ पर जब हम लोग ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक को मिला दें तो हमें ये वाली कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी, और ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन से करंट की है, ये आई ऑफ टी करंट की है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कैरेक्टरिस्टिक हमें जो मिलेगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। या फिर सिंपल वर्ड में जब हम लोग ये वाली कैरेक्टरिस्टिक और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक दोनों को जब हम लोग क्लब कर दें तो हमें कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बाय कंबाइनिंग बोथ दिस कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हमने डिस्कस किया ये वाली बाय कंबाइनिंग बोथ दिस कैरेक्टरिस्टिक वी विल गेट कैरेक्टरिस्टिक फॉर टोटल करंट, जो कि है आई ऑफ टी। तो यहाँ पर अगर आप ये वाली कैरेक्टरिस्टिक को अगर केयरफुली नोटिस करो तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ से यहाँ तक के आपको जो रीजन जो दिखाई दे रहा है, जो स्टेट जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रांसेंट स्टेट। यहाँ पर ये जो सब ट्रांसेंट स्टेट है वो आपको स्टार्टिंग की 1-2 साइकिल में मिलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक में स्टार्टिंग की जो 1-2 साइकिल होगी वो आपको क्या इंडिकेट करेगी, सब ट्रांसेंट स्टेट। स्टार्टिंग की जो 1-2 साइकिल होगी वो आपको क्या इंडिकेट करेगी, आपको इंडिकेट करेंगी सब ट्रांसेंट स्टेट। फिर 1-2 साइकिल के बाद आपको जो स्टेट जो मिलेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे ट्रांसेंट स्टेट। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जो सब ट्रांसेंट स्टेट है वो हमें मिलती है 1 साइकिल में, हमने कंसीडर किया सब ट्रांसेंट स्टेट। मगर आपको पता होना चाहिए कि जो सब ट्रांसेंट स्टेट होगी वो आपको स्टार्टिंग की 1-2 साइकिल में मिलेंगी। सब ट्रांसेंट स्टेट आपको स्टार्टिंग की 1-2 साइकिल में मिलेंगी, ये आप नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये पहली वाली साइकिल में हमें कुछ इस तरीके से सब ट्रांसेंट स्टेट मिली। सब ट्रांसेंट स्टेट के बाद आपको जो स्टेट जो मिलेगी उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांसेंट स्टेट, और ये ट्रांसेंट स्टेट के बाद आपको जो स्टेट जो मिलेगी उसको आप बोलोगे स्टेडी स्टेट। ये ट्रांसेंट स्टेट में आपको क्या मिलेगा, ट्रांसेंट स्टेट में आपको बेसिकली 2 से 5 साइकिल मिलेंगी। फिर उसके बाद वाली जो स्टेट होगी उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कैरेक्टरिस्टिक की स्टार्टिंग की जो 1 से 2 साइकिल होगी वो आपको क्या इंडिकेट करेंगी, सब ट्रांसेंट स्टेट इंडिकेट करेंगी। फिर 2 के बाद वाली साइकिल जो होगी वो आपको क्या इंडिकेट करेंगी, ट्रांसेंट स्टेट इंडिकेट करेंगी। और जो ट्रांसेंट स्टेट होगी वो 2 से 5 साइकिल के बीच में एग्जिस्ट करेंगी। फिर 5 साइकिल के बीच में आपको कौन सी स्टेट मिलेंगी, आपको मिलेंगी स्टेडी स्टेट। यहाँ पर आपको जो वर्टिकल लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी आपको जो वर्टिकल लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है इससे पहले आपको मिलेंगी सब ट्रांसेंट स्टेट। यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है उसके बाद आपको मिलेंगी ट्रांसेंट स्टेट, और यहाँ पर ये वाली जो वर्टिकल लाइन है उसके बाद आपको कौन सी स्टेट मिलेंगी, डीसी स्टेडी स्टेट मिलेंगी। यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो डीसी करंट है, जो डीसी ऑफसेट करंट है वो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 0। यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, आपको इंडिकेट कर रही है डीसी कंपोनेंट। और यहाँ पर ये पॉइंट एक्स पर जो डीसी कंपोनेंट है वो आपको कैसा मिल रहा है, पॉइंट एक्स पर। यहाँ पर ये जो पॉइंट है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, जिसको हमने नाम दिया पॉइंट एक्स। तो पॉइंट एक्स पर जो डीसी कंपोनेंट है वो आपको कैसा मिल रहा है, जो डीसी कंपोनेंट है वो आपको मिल रहा है 0। तो पॉइंट एक्स पर जो डीसी कंपोनेंट है वो आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और पॉइंट एक्स के बाद आपको जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी आपको कैसी मिलेंगी, सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। क्यों सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी, क्योंकि पॉइंट एक्स के बाद जो पॉजिटिव हाफ और जो नेगेटिव हाफ होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको सेम मिलेगा। और यही रीज़न की वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि आपको जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी वो आपको सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक समझना। ये पॉइंट एक्स से पहले आपको मिलेगी असिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट एक्स के बाद आपको कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी, सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक। सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक और असिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर ये पॉइंट एक्स आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक को हमने एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं किया। अगर आप ये एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक को देखो, ये पॉइंट एक्स से पहले अगर आप देखो, जो नेगेटिव हाफ जो दिखाई दे रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको कम मिलेगा। मगर ये पॉइंट एक्स के बाद पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ का जो मैग्नीट्यूड होगा बराबर में हो जाएगा। तो यही रीज़न की वजह से पॉइंट एक्स से पहले आपको जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी, उसको हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक।
और पॉइंट एक्स के बाद आपको जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी वो होगी सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक। और पॉइंट एक्स पर जो डीसी कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको इंडिकेट कर रही है डीसी कंपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अगर आप देखो स्टार्टिंग की जो आपको जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो मिलेंगी उसका जो पीक होगा उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैक्सिमम मोमेंट्री करंट। ये पीक पर आपको जो करंट जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम मोमेंट्री करंट। करंट एट दिस इंस्टेंट इज नोन एज मैक्सिमम मोमेंट्री करंट। ये वाले इंस्टेंट पर जो करंट जो होगा वो होगा मैक्सिमम मोमेंट्री करंट, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया था जो डीसी ऑफसेट करंट होता है वो एलिमिनेट हो जाता है स्टेडी स्टेट पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली जो स्टेट है वो स्टेडी स्टेट पर आपका जो डीसी ऑफसेट करंट होगा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अभी आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर अगर आप देखो जो सब ट्रांसेंट स्टेट आपको जो दिखाई दे रहा है सब ट्रांसेंट स्टेट में, इन सब ट्रांसेंट स्टेट सर्किट ब्रेकर कैन नॉट ऑपरेट बिकॉज सर्किट ब्रेकर गेट डैमेज ड्यू टू हाई करंट इन सब ट्रांसेंट स्टेट। ये सब ट्रांसेंट स्टेट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सब ट्रांसेंट स्टेट में जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि इतने हायर करंट के लिए आपका जो सर्किट ब्रेकर होगा वो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो ये जो सब ट्रांसेंट स्टेट है, ये सब ट्रांसेंट स्टेट में आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑपरेट ही नहीं करता क्योंकि सब ट्रांसेंट स्टेट में करंट का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा होता है कि जो करंट है वो आपके सर्किट ब्रेकर को पूरी तरीके से जला देगा। तो यही रीज़न की वजह से सब ट्रांसेंट स्टेट में आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑपरेट नहीं होता। जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रांसेंट स्टेट में ऑपरेट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन दिस स्टेट सर्किट ब्रेकर ऑपरेट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसेंट स्टेट में सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है। ट्रांसेंट स्टेट में सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब ट्रांसेंट स्टेट में जो सर्किट ब्रेकर है वो आइसोलेट करेगा फॉल्टी सर्किट को। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है ट्रांसेंट स्टेट में जो सर्किट ब्रेकर है वो फॉल्टी सर्किट को आइसोलेट करता है। सिमिलरली बात कर लेते हैं अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो सर्किट ब्रेकर के अलग अलग टाइप के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ साइकिल टेकन बाय सर्किट ब्रेकर टू ब्रेक सर्किट, या फिर आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ सर्किट ब्रेकर। अगर सर्किट ब्रेकर अगर ज़्यादा साइकिल ले रहा है किसी सर्किट को आइसोलेट करने के लिए, तो ऐसे केस में जो सर्किट ब्रेकर है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, वो है कम। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल में अगर सर्किट ब्रेकर अगर किसी सर्किट को आइसोलेट कर रहा है तो इसका मतलब जो सर्किट ब्रेकर है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, वो है कम। और दूसरा यहाँ पर हमने कंसिडर किया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अगर सर्किट ब्रेकर अगर 8 साइकिल ले रहा है तो ऐसे केस में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1। सर्किट ब्रेकर अगर 5 साइकिल ले रहा है किसी सर्किट को आइसोलेट करने के लिए तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1.1। सर्किट ब्रेकर अगर 3 साइकिल ले रहा है किसी सर्किट को आइसोलेट करने के लिए, सर्किट ब्रेकर अगर 3 साइकिल ले रहा है किसी सर्किट को आइसोलेट करने के लिए, तो आपको जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 1.2। सिमिलरली सर्किट ब्रेकर अगर 2 साइकिल ले रहा है किसी सर्किट को आइसोलेट करने के लिए, तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की जो वैल्यू आपको मिलेगी 1.4। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट इन स्टेडी स्टेट डीसी ऑफसेट विल बी मिनिमम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं विल गेट ज़ीरो। जैसे कि मैंने आपको बोला डीसी ऑफसेट की कहानी ख़त्म हो जाती है स्टेडी स्टेट पर। नोट दैट इन स्टेडी स्टेट डीसी ऑफसेट विल बी मिनिमम, या फिर बोल सकते हैं एब्सेंट रहेगा या फिर एलिमिनेट हो जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो टोटल करंट होता है जो कि सम होता है डीसी करंट का और एसी करंट का, टोटल करंट विच इज सम ऑफ एसी करंट एंड डीसी करंट। किसी भी सर्किट ब्रेकर में जो टोटल करंट होगा वो सम होगा एसी करंट का और डीसी करंट का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एसी करंट है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग रिएक्टेंस डायग्राम। तो जैसे कि हमने बात किया जो डीसी करंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डीसी करंट ज़ीरो हो जाएगा तो जो टोटल करंट होगा किसके बराबर में होगा, एसी करंट के बराबर में होगा। डीसी करंट क्यों ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जो डीसी ऑफसेट करंट है वो एलिमिनेट हो जाता है स्टेडी स्टेट पर। तो जो टोटल करंट है किसके बराबर में होगा, एसी करंट के। एज टोटल करंट इज इक्वल टू एसी करंट, हैंस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किसके बराबर में होगा, 1 के बराबर में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डीसी ऑफसेट करंट, नोट डाउन कर लेना, जब डीसी ऑफसेट करंट पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है स्टेडी स्टेट पर, तो ऐसे केस में जो टोटल करंट होता है वो एसी करंट के बराबर में होता है, और जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो किसके बराबर में होता है, 1 के बराबर में होता है, राइट। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर 1 के बराबर में हो तो ऐसे केस में जो टोटल करंट होगा वो किसके बराबर में होगा, एसी करंट के बराबर में होगा, एसी प्लस डीसी करंट के बराबर में होगा, या फिर सिर्फ डीसी करंट के बराबर में होगा, या फिर नन ऑफ द अबोव होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या उठता है, आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है
तो आपको अगर कोई भी अगर घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका बहुत अच्छी तरीके से आंसर कर दोगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टोटल करंट होता है, टोटल करंट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंसिडर फॉर सर्किट ब्रेकर सिलेक्शन। जो टोटल करंट होता है आई टी इज इक्वल टू आई ए प्लस आई डी सी, आई ए सी प्लस आई डी सी, जो कि है टोटल करंट सर्किट ब्रेकर में, जो कि सम होता है ए सी करंट का और डी सी करंट का। इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं या फिर इसको हम लोग इसलिए कंसिडर कर रहे हैं सर्किट ब्रेकर के टोटल करंट को, क्योंकि जो टोटल करंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्किट ब्रेकर के सिलेक्शन के टाइम। अगर आप सर्किट ब्रेकर अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो ऐसे केस में जो टोटल करंट है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट दैट व्हाइल डिजाइनिंग सर्किट ब्रेकर वी नीड टू कंसिडर अनलोडेड सिस्टम बिकॉज इन अनलोडेड सिस्टम फॉल्ट करंट रिमेन हाई एंड रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इज ऑल्सो डिसाइडेड as per unloaded condition, because in unloaded condition if fault current unloaded condition जो फॉल्ट करंट होता है वो कैसा होता है, वो हाई होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है कि जब भी हम लोग सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन करेंगे तो हमें कंसिडर करना होगा अनलोडेड कंडीशन, क्योंकि जो अनलोडेड कंडीशन होगा उस पर जो फॉल्ट करंट होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अनलोडेड कंडीशन या फिर आप बोल सकते हो नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन पर जो वोल्टेज होगा मैक्सिमम होगा, वोल्टेज मैक्सिमम होने की वजह से फॉल्ट करंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अगर आपका फॉल्ट करंट अगर मैक्सिमम है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था फॉल्ट करंट के अकॉर्डिंग जो सर्किट ब्रेकर है उसकी हम लोग रेटिंग को डिसाइड करते हैं। अगर आपका फॉल्ट करंट अगर मैक्सिमम है तो ऐसे केस में जो सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग होगी आप उसको डिज़ाइन करोगे अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम फॉल्ट करंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए स्टेटमेंट आपको बोल रहा है, नोट दैट व्हाइल डिजाइनिंग सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन करने के टाइम वी नीड टू कंसिडर अनलोडेड सिस्टम, हमें कंसिडर करना होगा अनलोडेड सिस्टम, बिकॉज इन अनलोडेड सिस्टम फॉल्ट करंट रिमेन हाई। अनलोडेड सिस्टम में फॉल्ट करंट ज़्यादा होता है, नो लोड सिस्टम में जो फॉल्ट करंट होता है वो ज़्यादा होता है। और जो रेटिंग होगी सर्किट ब्रेकर की वो भी अनलोडेड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे, बिकॉज इन अनलोडेड कंडीशन फॉल्ट करंट रिमेन हाई। अल्टीमेटली आपको यही बोल रहा है कि नो लोड कंडीशन पर जो फॉल्ट करंट होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम फॉल्ट करंट के अकॉर्डिंग आप सर्किट ब्रेकर की रेटिंग डिसाइड करोगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सर्किट ब्रेकर टेक लेस टाइम टू ब्रेक सर्किट, अगर सर्किट ब्रेकर अगर कम टाइम टेक लेस टाइम, अगर सर्किट ब्रेकर अगर कम टाइम ले रहा है सर्किट को ब्रेक करने के लिए तो जो डीसी ऑफसेट करंट होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंगली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विल बी ऑल्सो मोर, और इसके अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पर ये साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स, और यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई सर्किट ब्रेकर अगर किसी फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट करने के लिए कम टाइम ले रहा है तो जो डीसी ऑफसेट करंट होगा वो ज़्यादा होगा। डीसी ऑफसेट करंट ज़्यादा होने की वजह से जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो भी कैसा होगा, वो ज़्यादा होगा। तो नोट डाउन कर लेना, अगर डीसी ऑफसेट करंट अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो भी कैसा होता है, वो भी ज़्यादा होता है। डीसी ऑफसेट करंट इंक्रीज़ करेगा तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो बात कर लेते हैं अभी सर्किट ब्रेकर की रेटिंग के बारे में और सर्किट ब्रेकर के अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में, अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। जैसे कि मेकिंग कैपेसिटी क्या हो गया, फिर उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशन क्या हो गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की रेटिंग के बारे में, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर अगर आप देखो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग में आपको दो रेटिंग मिलेंगी। सबसे पहला आपको मिलेंगी वोल्टेज रेटिंग और दूसरी जो रेटिंग होगी वो होगी करंट रेटिंग। तो जो वोल्टेज रेटिंग है आप उसको रेटेड वोल्टेज भी बोल सकते हो और जो करंट रेटिंग है आप उसको रेटेड करंट भी बोल सकते हो। अब ये रेटेड वोल्टेज का मतलब क्या, वोल्टेज मैग्नीट्यूड अंडर विच सर्किट ब्रेकर कैन ऑपरेट नॉर्मली इज़ रेटेड वोल्टेज। वोल्टेज की वो वैल्यू जिस वैल्यू तक आपका जो सर्किट ब्रेकर है नॉर्मली ऑपरेट करे उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेटेड वोल्टेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेटेड टर्म का मतलब क्या होता है, रेटेड टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ हमारा जो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और उसका जो रेटेड वोल्टेज जो कितना है वो है 7 वोल्ट। इसका मतलब 7 वोल्ट तक के जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो अच्छी तरीके से काम करेगा, नॉर्मली काम करेगा। मगर अगर वोल्टेज अगर 7 वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो ऐसे केस में आपका जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो रेटेड वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज तक के आपका जो डिवाइस है वो नॉर्मली काम करेगा, अपना नॉर्मली बिहेवियर शो करेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें और वो वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से अगर हम लोग ज़्यादा जाते हैं, रेटेड क्वांटिटी से अगर हम लोग आगे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेटेड करंट है 7 एम्पियर और हमने ज़्यादा करंट दे दिया जो कि है 8 एम्पियर, तो ऐसे केस में आपका जो डिवाइस है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेटेड वोल्टेज मैग्नीट्यूड अंडर विच सर्किट ब्रेकर कैन ऑपरेट नॉर्मली इज नोन एज रेटेड वोल्टेज। अब ये रेटेड करंट का मतलब क्या होता है, करंट विच कैन बी सेफली हैंडल बाय सर्किट ब्रेकर इज नोन एज रेटेड करंट। करंट जो कि आपका सर्किट ब्रेकर सेफली हैंडल कर सकता है, फिर नॉर्मली हैंडल कर सकता है, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेटेड करंट,
सिमिलरली बात कर लेते हैं शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग के बारे में। शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग का मतलब क्या होता है? हाई करंट कैरीड बाय सर्किट ब्रेकर इन शॉर्ट टाइम इज नोन एज शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग। हाई करंट जो कि सर्किट ब्रेकर कैरी करेगा शॉर्ट टाइम में, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट ऑपरेशन। नंबर ऑफ़ यूनिट ऑपरेशन का मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ सर्किट ब्रेकर ड्यू टू नंबर ऑफ टाइम्स मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑपरेशन डन बाय सर्किट ब्रेकर इज नोन एज नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए स्टेटमेंट से आपको थोड़ा बहुत समझा होगा। जैसे कि हमने बात किया था जो सर्किट ब्रेकर है उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर को हम लोग लगाते हैं हमारे सिस्टम में, और जब सेक्शन में फॉल्ट होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट होता है, तो ऐसे केस में जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया, इसका मतलब सर्किट ब्रेकर फॉल्टी सेक्शन को सेपरेट कर दिया, फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर दिया, राइट। तो जब सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है तो उसके बाद हम लोग सर्किट ब्रेकर को फिर से सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर कभी फॉल्ट होगा तो सर्किट ब्रेकर फिर से ट्रिप हो जाएगा। तो जब सर्किट ब्रेकर फिर से ट्रिप हुआ तो सर्किट ब्रेकर को हम लोग फिर से सेट कर सकते हैं। फिर से सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा जब कभी फॉल्ट होगा, फिर उसके बाद फॉल्ट क्लियर होने के बाद सर्किट ब्रेकर को हम लोग फिर से सेट कर सकते हैं। तो सर्किट ब्रेकर को हम लोग कितनी बार ट्रिप कर रहे हैं, कितनी बार सेट कर रहे हैं, कितनी बार ट्रिपिंग, कितनी बार हम लोग सर्किट ब्रेकर को फिर से रिसेट कर रहे हैं, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सर्किट ब्रेकर को खरीदा और पूरे एंटायर लाइफ में, सर्किट ब्रेकर के पूरे एंटायर लाइफ में आपने सर्किट ब्रेकर को 10 बार क्या किया, सेट किया। सर्किट ब्रेकर 10 बार ट्रिप हुआ और सर्किट ब्रेकर को आपने 10 बार सेट किया। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ रहा है, उसके बाद आपको सर्किट ब्रेकर को हटा के दूसरा वाला सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो नंबर ऑफ़ यूनिट ऑपरेशन कितना हुआ, 10 हुआ। तो नंबर ऑफ़ यूनिट ऑपरेशन आपको क्या इंडिकेट करता है कि कितने बार आप सर्किट ब्रेकर को सेट कर रहे हो सर्किट ब्रेकर ट्रिप होने के बाद, उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट ऑपरेशन। आपको नंबर ऑफ़ यूनिट ऑपरेशन कब तक के कंसीडर करना है? आपको कंसीडर करना है जब तक कि आपका सर्किट ब्रेकर को रिप्लेस ना करने पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बार मैंने सेट रीसेट किया सर्किट ब्रेकर को, मगर 11वीं बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, सर्किट ब्रेकर को मुझे रिप्लेस कर देना पड़ रहा है क्योंकि सर्किट ब्रेकर में कुछ मैकेनिकल डैमेज हो गया। तो ऐसे कि इसमें जो नंबर ऑफ़ यूनिट ऑपरेशन मुझे मिला वो कितना मिला, 10 मिला। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिप्लेसमेंट ऑफ सर्किट ब्रेकर ड्यू टू नंबर ऑफ टाइम्स मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑपरेशन डन बाय सर्किट ब्रेकर इज नोन एज नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशन, राइट। यहाँ पर ये मेकिंग और ब्रेकिंग को, जैसे कि मैंने आप बोला ट्रिप या फिर सेट, आप वो सब टर्म भी यूज़ कर सकते हो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बात कर लेते हैं मेकिंग कैपेसिटी के बारे में। मैक्सिमम करंट हैंडल बाय सर्किट ब्रेकर, मैक्सिमम करंट जो कि सर्किट ब्रेकर हैंडल कर सकता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मेकिंग कैपेसिटी। और मेकिंग कैपेसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है, √3 इंटू VRMS प्लस IRMS। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। मैक्सिमम करंट मेकिंग कैपेसिटी के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, √3 इंटू VRMS प्लस मैक्सिमम करंट Imax। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सर्किट ब्रेकर है उसके हमें अलग अलग टाइप मिलते हैं। जैसे कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो गया जो कि आपको वाइट कलर का दिखेगा, और जो ट्रिपिंग वाला जो एंड है वो आपको ब्लू कलर का मिलेगा, रेड कलर का भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो सर्किट ब्रेकर का जो टाइप है वो है MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर। तो हर एक सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करेंगे, हर एक सर्किट ब्रेकर के बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपको अगर सर्किट ब्रेकर को अगर देखना है तो आप गूगल पे सर्च करके उसकी फ़ोटो देख लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं MCB के बारे में, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपने देखा होगा आपके अक्रॉस मीटर बॉक्स जो लगा होता है, जहाँ पर एनर्जी मीटर लगा होता है, तो एनर्जी मीटर के बाजू में ही एक वाइट कलर का डिवाइस लगा होता है, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है आप इसको 440 वोल्ट तक के यूज़ कर सकते हो। डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं MCB। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को आप एज अ स्विच भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जो हमारी लाइट को टर्न ऑन टर्न ऑफ करने वाला जो स्विच होता है, ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हो MCB को। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB समटाइम्स यूज एज अ स्विच। MCB को आप स्विच के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। MCB ऑपरेटेड ड्यूरिंग ओवरलोडेड कंडीशन एज वेल। आपका जो MCB है वो ओवरलोडेड कंडीशन में भी ऑपरेट हो सकता है, ओवर करंट कंडीशन में भी ऑपरेट हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में है, मान लेते 5 लोड आपने लगा के रखा है और 5 लोड के अकॉर्डिंग आपको करंट मिलेगा, मगर अगर लोड आप अगर इंक्रीज़ कर दो तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी। ओवरलोडिंग इंक्रीज़ हुई, करंट इंक्रीज़ हुआ, तो ऐसे केस में जो MCB क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो MCB होता है उसको हम लोग डोमेस्टिक MCB को हम लोग यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए। और जो MCB जो वोल्टेज जो हैंडल कर सकता है वो है 415 वोल्ट।
यहाँ पर दूसरा जो सर्किट ब्रेकर है वो है एयर सर्किट ब्रेकर। जो एयर सर्किट ब्रेकर है उसको हम लोग 15 kV तक के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया था इलेक्ट्रिकल आर्क के बारे में, राइट। जब सर्किट ब्रेकर के दो कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं तो दो कॉन्टैक्ट के बीच की जो एयर होती है वो आयोनाइज हो जाती है। एयर आयोनाइजेशन की वजह से चार्ज का फ्लो होता है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिकल आर्क, राइट। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल आर्क को जो हम लोग जो एलिमिनेट करते, राइट, तो जो एलिमिनेशन है इसको हम लोग बेसिकली क्वेंचिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो एयर सर्किट ब्रेकर है उसको हम लोग 15 kV तक के यूज़ कर सकते हैं। और जो आर्क को जो एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है या फिर आर्क क्वेंचिंग प्रोसेस जो होता है एयर सर्किट ब्रेकर में, वो बेसिकली होती है एयर। यहाँ पर आपके पास दो टाइप की एयर हो सकती है। एयर सर्किट ब्रेकर में आप दो टाइप की एयर यूज़ कर सकते हो। पहली है प्लेन एयर और दूसरी जो होती है वो होती है ब्लास्ट एयर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो प्लेन एयर वाला जो सर्किट ब्रेकर होता है बेसिकली लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, मगर ये जो एयर ब्लास्ट वाला जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है बेसिकली यूज़ किया जाता है हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट जो सर्किट ब्रेकर है वो है SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर में हम लोग जो गैस जो यूज़ करते हैं उसका नाम आपको पता होना चाहिए, जो है सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 6 का मतलब क्या है, हेक्सा, राइट, तो सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें SF6 सर्किट ब्रेकर में होता क्या है, जो आर्क को जो हम लोग एलिमिनेट जो करते हैं वो एक गैस के हेल्प से करते हैं, और वो जो गैस होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड गैस, जिसको हम लोग SF6 गैस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो SF6 गैस होती है इसके हेल्प से जो आर्क होती है वो बहुत अच्छी तरीके से एलिमिनेट हो जाती है, आर्क का क्वेंचिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। मगर यहाँ पर ये जो SF6 गैस होती है वो बहुत डेंजरस होती है पर्सन के लिए। अगर कोई पर्सन ये SF6 के कांटेक्ट में आता है तो उसके लिए ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो SF6 सर्किट ब्रेकर होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है आर्क को एलिमिनेट करने के मामले में, आर्क क्वेंचिंग के मामले में, एज़ कम्पेयर टू एयर सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर के केस में सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड गैस को हम लोग यूज़ करते हैं क्वेंचिंग मीडियम के तौर पर, जिसकी हाई इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। SF6 सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज फॉर बोथ मीडियम वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। SF6 सर्किट ब्रेकर को हम लोग हाई वोल्टेज मीडियम वोल्टेज एप्लीकेशन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जो SF6 गैस होती है वो अच्छी नहीं होती इन्वायरमेंट के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट जो सर्किट ब्रेकर है वो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली लो प्रेशर का यूज़ करते हैं आर्कों को क्वेंच करने के लिए, आर्कों को एलिमिनेट करने के लिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट जो सर्किट ब्रेकर है वो है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली ऑयल, आर्कों को एलिमिनेट करने के लिए, आर्कों को क्वेंच करने के लिए, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन ऑयल सर्किट ब्रेकर आर क्वेंचिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ऑयल। ऑयल सर्किट ब्रेकर आपको बेसिकली दो टाइप का मिलेगा, आपको पहला मिलेगा, और जो हम लोग जो ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल जो यूज़ करते हो कौन सा ऑयल होता है, मिनरल ऑयल होता है। तो जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है वो आपको दो टाइप का मिलेगा, पहला होगा बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और दूसरा है वो है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर के केस में जो ऑयल का जो अमाउंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो ये रीज़न की वजह से हम लोग बोल रहे हैं बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। मगर ये मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम लोग जो ऑयल जो डालते हैं उसका जो अमाउंट होता है वो कम होता है, तो ये रीज़न की वजह से जो सर्किट ब्रेकर है उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर।